नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू दर्शन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अधिगम। जैसा हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें से हम एक पार्ट लेंगे अधिगम की विशेषताएं। जैसा कि आप जानते हैं, अधिगम अर्थात सीखना। अधिगम को हम दूसरे अर्थ में ले सकते हैं, सीखना। व्यक्ति जीवन पर्यंत किसी न किसी माध्यम से सीखता रहता है, उसी को अधिगम कहा जाता है। अधिगम की विशेषताओं में पहली विशेषता लेंगे हम अभ्यास। अभ्यास को हम समझ सकते हैं उद्दीपक और प्रतिचार द्वारा। उद्दीपक और प्रतिचार। उद्दीपक और प्रतिचार का जो माध्यम है, उद्दीपक और प्रतिचार का जो माध्यम है वही कहलाता है अभ्यास। उद्दीपक प्रतिचार के बीच के माध्यम को निरंतर अभ्यास कहा गया है, जिसका प्रयोग बार बार सीखने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम इसमें एक उदाहरण ले सकते हैं बालक का। निरंतर अभ्यास जो बालक द्वारा किया जाता है, बालक द्वारा जो निरंतर अभ्यास किया जाता है, उसमें हम ले सकते हैं लेखन का उदाहरण। जैसे लेखन अर्थात सुलेख। बच्चे के अगर लेखन या राइटिंग सही नहीं है तो उसके लिए हम अभ्यास का प्रयोग करते हैं। निरंतर अभ्यास हम बालक को 4 लाइनें लिखने के लिए देंगे, उसका वो अभ्यास करेगा। अगर उसमें कोई त्रुटि या गलती करता है, उसके बाद हम उन लाइनों को बढ़ाकर 8 लाइन या 1 पेज की कर देंगे, और उसी को हम निरंतरता में लेते हुए डेली उसको 1 पेज राइटिंग करने के लिए दी जाती है। तब उसका हुआ निरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास करने पर उसके लेखन में हुआ सुधार। तो अगर हम कोई भी कार्य निरंतर अभ्यास से या अभ्यास के द्वारा करते हैं तो हमेशा उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है और बहुत अच्छा वो कार्य होता है। उसी प्रकार जब छोटे स्तर के, निम्न स्तर की कक्षाओं में जब बालक रहता है तो वो निरंतर अभ्यास करने से उसके लेखन की राइटिंग अर्थात सुलेख वो बहुत सुंदर और सुडौल अक्षर लिखना सीख जाता है। इसीलिए हमारी प्रथम विशेषता जो कही गई है अभ्यास है। सेकंड देखते हैं सेकंड विशेषता जो है हमारा है सीखना एक प्रक्रिया। सीखना एक प्रक्रिया। इसका भी वही सीक्वेंस है जो हमने अभ्यास में देखा था कि सीखने में वृद्धि से हमारे शरीर में, हमारे शरीर के मस्तिष्क में, सीखने में वृद्धि होने से हमारे मस्तिष्क में कुछ रेखा चित्र बनते हैं जो अभ्यास से दृढ़ व स्पष्ट होते हैं, ताकि भविष्य की रेखा चित्र भविष्य के रेखा चित्र उभरते हैं। वो सीखना एक प्रक्रिया है। इसके लिए हम कोई भी घटना या पूर्व या ज्ञान ले सकते हैं कि पूर्व में घटित हुई घटना के रेखा चित्र हमें भविष्य में नजर आते हैं। उससे लमसम कोई भी घटना घटित होती है या कोई भी कार्य किया जाता है तो हम भविष्य का रेखा चित्र उस समय देखते हैं और उसके द्वारा हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमें पूर्व ज्ञान हो जाता है कि हाँ, इससे मिलता जुलता कार्य हमने पहले भी किया था, या भविष्य में कोई भी घटना अगर घटित होती है तो हमें वर्तमान में उसका तथ्य नज़र आता है कि इस तरह की घटना मेरे साथ पहले भी या पूर्व में भी हो चुकी है। तो वही हमारे सीखने की प्रक्रिया है कि उस घटना के द्वारा व्यक्ति ने कुछ सीखा है और उसे यह पता चल जाता है। काल्पनिक ले सकते हैं हम कि कल्पना के द्वारा
या जो उसने पहले उसके पूरे मस्तिष्क में रिवाइज हो जाता है रेखा चित्रों द्वारा कि मेरे साथ ये कार्य हो चुका है, तो उससे वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है। तो इसे भविष्य का रेखा चित्र के रूप में भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार हमारी थर्ड विशेषता है सही प्रतिचारों का चुनाव। सही प्रतिचारों का चुनाव। सही प्रतिचारों का चुनाव में लेंगे हम किसी कार्य को सीखते समय सीखने वाला जो प्रयास करता है वही प्रतिचार कहलाते हैं। जैसे कि हम अभ्यास में ले सकते हैं, कोई भी कार्य करने पर सीखने वाले का प्रयास, जैसे सीखने वाले का प्रयास, सीखने वाले का प्रयास। हम इसमें उदाहरण ले सकते हैं, बालक के द्वारा सीखना, बालक के द्वारा सीखना। जैसे बालक का प्रथम बार चलना, बालक का प्रथम बार चलना। इसमें हम प्रतिचारों के चुनाव में उदाहरण ले सकते हैं, बालक के प्रथम बार चलना। बालक के प्रथम बार चलने से, जैसे कि बालक पहले घुटने पर चलता है, उसके बाद खड़ा होकर वो प्रथम बार चलना सीखता है। चलना सीखने के बाद में वो वापस गिरता है, मगर अपने अभ्यास को प्रतिचारों के चुनाव के अनुसार निरंतर रखता है, और निरंतर रखने से वो अंत में आकर चलना सीख जाता है। इसका अभ्यास वो करता रहता है। इसमें हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, सीखने वाले के प्रयास में हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, बालक द्वारा साइकिल चलाना। और दूसरा ले सकते हैं हम तैरना। निरंतर अभ्यास में ये सही प्रतिचारों के चुनाव में, अगर बालक प्रथम बार साइकिल चलाना सीखता है, उसके बाद वो गिरता है, पुनः खड़ा होता है, उसे चोट लगती है, मगर वह चलाना नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार तैरना का उदाहरण लें कि बालक जब प्रथम बार तैरता है तो वह पानी से डरता है। पानी के डरने की वजह से वो तैरना नहीं छोड़ता है, वह पुनः अभ्यास करता है, और सीखने के प्रयास करने पर अंत में उसे साइकिल चलाना भी आ जाता है, और तैरने में भी वो परफेक्ट हो जाता है, या तैरने का अभ्यास निरंतर करने से वो तैरना भी सीख जाता है। इसी प्रकार अधिगम की विशेषताओं में हम चौथी विशेषता लेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिगम या कोई भी कार्य करने के पहले हर व्यक्ति का या हर बालक का एक लक्ष्य निर्धारित होता है। कोई भी कार्य करने से पहले हम चाहते हैं कि हमारा कोई लक्ष्य हो, कोई टारगेट हो, जिसे व्यक्ति या बालक प्राप्त कर सके। लक्ष्य की प्राप्ति में हम अधिगम में सीखेंगे कि सीखने के लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई अधिगम नहीं है, या बिना लक्ष्य के कोई अधिगम प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यह लक्ष्य जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित होता है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, चाहे वो बालक का हो, व्यक्ति का हो, किसी का भी हो। अधिगम से जुड़ी हुई प्रथम या महत्वपूर्ण विशेषता है लक्ष्य की प्राप्ति। इसके बाद हम लेंगे विभेदीकरण। नेक्स्ट एंड लास्ट विशेषता है इसकी विभेदीकरण। अधिगम की लास्ट विशेषता देखेंगे विभेदीकरण।
मानव प्राणी की ये विशेषता होती है कि वह एक क्रिया और दूसरी क्रिया में क्या अंतर है स्वतः ही पहचान लेता है। इसी को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण में है क्रिया और प्रतिक्रिया। मानव जब भी एक क्रिया कोई भी कार्य करता है तो उसकी तुरंत प्रतिक्रिया होती है। यह मानव द्वारा की गई प्रतिक्रिया है। इसमें लेंगे प्रथम क्रिया व दूसरी क्रिया। मानव या व्यक्ति के द्वारा प्रथम क्रिया व दूसरी क्रिया की जाती है। इसके बीच का जो माध्यम होता है वो कहलाता है विभेदीकरण। प्रथम क्रिया व दूसरी क्रिया के बीच का जो माध्यम होता है वो कहलाता है विभेदीकरण। इसी प्रकार अधिगम की विशेषताएं यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय देन।